यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट इज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन टू लॉ। इन द लास्ट टू लेक्चर्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करी है सर, हमने लॉ मेकिंग प्रोसेस को लेकर डिस्कशन करी। सोर्स ऑफ लॉ को लेकर हमने बात करी कि बेसिकली लॉ बनाया कैसे जाता है, लॉ के सोर्स क्या हैं। एंड द मेन थिंग इज पेपर पैटर्न को लेकर कल हम लोगों ने एक ओवरव्यू टेकअप कर। नाउ वी आर वेल इक्विप्ड विद दैट पार्ट। कम से कम मुझे ये पता है कि मेरा कमिंग जो सीए फाउंडेशन का पेपर होगा फॉर September 26 वो किस तरह का होगा। उसमें क्वेश्चंस की जो आपने पेपर स्ट्रेटजी देखी है यहाँ पे बिल्कुल क्या है, अलग है। क्लियर। मैं इवन +1 +2 बेस्ड वर्ड भी नहीं यूज कर सकता। यहाँ की कहानी, यहाँ का पैटर्न ही क्या है, डिफरेंट है। जो आपने कल भी देखा कि यहाँ पे सर यू हैव द चॉइस ऑफ कंप्लीट वन क्वेश्चन। एक कंप्लीट क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। और यहां पे क्वेश्चन 2 मार्क्स से लेकर 7 मार्क्स तक कोई भी कॉम्बिनेशन में कैसे भी बनकर आ सकता है। क्लियर। द थिंग इज यहां पे जब पेपर पैटर्न डिस्कस करा उसके बाद मैंने कुछ नॉर्मल सी बातें डिस्कस करते हुए आज हम फाइनली अपना जो टॉपिक है, मैं एक रैंडम टॉपिक आप लोगों से टेकअप कर रहा हूं। मैं इवन कभी पढ़ाने के पॉइंट से कह दूं, मैं कभी चैप्टर 1 से शुरू नहीं करता। हमारा मन जहां से बने, बेस जहां से बने, चीजें क्लियर जहां से हो, मैं हमेशा वहां से टेकअप करता हूं। सो मैं बिल्कुल कोई नया लॉ टेकअप नहीं करूंगा। मैं एक ऐसा लॉ आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने +1 +2 में लिटिल बिट बेसिक बातें करी होंगी। नॉट इन लॉ, मे बी इन अकाउंट्स, मे बी इन बिजनेस स्टडीज आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। तो मैं ऐसा ही एक वर्ड आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज कंपनीज। सुनना, समझना एंड वर्ड टू वर्ड आज आप अपनी मॉड्यूल की डिस्कशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इतनी श्योरिटी रही, कोई लाइन स्किप नहीं करेंगे सर। एक एक वर्ड आपको मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा। बट सर क्या हमें ये ईच एंड एवरी लाइन यहां पे याद करनी है? नो। पढ़कर कंटेंट आपको पता लगेगा कि उसमें कैसा कंटेंट लिखा हुआ है। और मेरा एग्जाम मेजोरिटी केस स्टडी बेस्ड है, नॉट डिस्क्रिप्टिव बेस्ड। हाँ, कुछ पार्ट हमारा 30 to 40% डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आएगा। राइटिंग पार्ट में एज इट इज कंटेंट भी लिखना पड़ेगा। बट मेजोरिटी मुझे केस स्टडी के पॉइंट से चलना है। सो पहले अपन वो सिनारियोस कवर करेंगे। कोशिश ये रहेगी आप लोगों से कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मैं आप लोगों से उम्मीद करूं कि जितनी भी चीज आपसे पूछी जाए, डेली बेसिस पे पूछी जाए, आप उतना उतना पार्ट डेली मुझे परफॉर्म करें। क्योंकि हमारी असेसमेंट नॉट ओनली टेस्ट के जरिए, इवन 1 to 1 जो डिस्कशन क्लास में मैं देख रहा हूं, सबके चेहरे रीड हो रहे हैं, लिपसिंग भी फॉलो हो रही है, कौन मेरे साथ साथ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, यहीं से आपकी डेली परफॉर्मेंस बनती। सो आपका कोई सत्संग सुनने नहीं आए, ठीक है ना? 1 to 1 बैठे हैं कि बस जो चल रहा है, ठंडी हवा चल रही है, मस्त नींद आ रही है, ये देखो बंद हो गई। नजर लगा दी तुम लोगों सालो, नजर लगा दी तुम लोगों ने। 10 मिनट तो कूलिंग होने देते। चलो कोई बात नहीं, आप अपने कंटेंट पे आए, मुद्दे से ना भटके। यहां पे सर मुझे जस्ट एक पॉइंट बताओ। हम लोगों ने +1 में एक फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्ड सुना होगा। बिजनेस सेटअप करने के लिए देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें से नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटर, नंबर 2 कॉल्ड एज पार्टनरशिप, नंबर 3 कॉल्ड एज कंपनीज। और आजकल पार्टनरशिप और कंपनीज का एक हाइब्रिड जो रेडी कर दिया गया है दैट इज LLP। LLP कॉल्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। थोड़ा सा रिलेट करवाऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने नेक्टमेंट आपके पास आएंगे। आपके पास पार्टनरशिप भी पढ़ने को आएगा, आपके पास LLP एक्ट भी पढ़ने को आएगा। बट आपने अगर मोस्टली अगर प्रोज एंड कॉन्स अपने आप में डिस्कस किए होंगे कि कंपनी बनाने का बेनिफिट क्या है एंड कंपनी बनाने के ड्रॉबैक अपने आप में क्या है, मैं सारी चीजें 1 to 1 डिस्कस करूंगा। जिनमें सबसे वन ऑफ द पॉइंट जिनमें से वन ऑफ द पॉइंट आप लोगों के पास आता है कंपनी बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट, दैट इज द मेंबर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही आपकी सोल प्रोप्राइटरी में और पार्टनरशिप में जो आता है, वहां पे मेंबर्स की, पार्टनर्स की, ओनर की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। देखो सर, जहां तक तो अपन खुद अकेले काम कर रहे थे, नेचुरली मेरा किया हुआ मेरे पे आएगा। क्लियर। अब पॉइंट ये है, पार्टनरशिप में जब गए, पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए पर्टिकुलरली आपको एक
के साथ एक और पर्सन मिनिमम रिक्वायर्ड है, बिकॉज पार्टनरशिप होने के लिए मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड। पर वहां पे ड्रॉबैक किस बात का देखने को मिला? सर पर्टिकुलरली इन दैट केस मे बी गलत किसी ने करा हो, एंड लायबिलिटी मेरे पे भी आ जाए, कैपिटल मेरी भी साफ हो जाए। सर ये तो बड़ी गलत चीज हो जाएगी। अब इन दैट केस अपा भी किस किस का ख्याल रखेंगे? और इतना भी कितना फेथ है हम दोनों पार्टीज के बीच में कि कल को चाहे मैं गलत करूं या कोई गलत करे, लायबिलिटी तो दोनों पे आएगी। और ऊपर से लायबिलिटी भी लिमिटेड नहीं है, क्या है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होने का मतलब क्या है? सर आपको अपनी प्राइवेट एसेट्स भी दांव पे लगानी पड़ेंगी, अपना घर बार बेचकर भी पैसा लाना पड़ेगा, बट फर्म को वो लायबिलिटी पे ऑफ करनी है। एंड फर्म इज अगर अनेबल, पहली बात तो फर्म तो कोई है ही नहीं सर, फर्म मींस पार्टनर्स। फर्म तो जस्ट एक नेम है, जिस नेम के अंडर आप लोग क्या कर रहे हो, मिलकर काम कर रहे हो, बट फर्म की कोई अपनी एग्जिस्टेंस है? नहीं। फर्म का क्या अपना कोई रोल प्ले है? नहीं। पार्टनरशिप फर्म इज बेसिकली जस्ट अ नेम जिसके अंडर हम सारे पार्टनर्स मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करूं तो आपने कहा जी 2, कम से कम। क्योंकि वर्ड ही क्या चल रहा है, साझेदारी। साझेदारी का मतलब ही क्या है कि आप अकेले तो होंगे नहीं, साथ में एक पर्सन और होगा। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में भी लिमिटेड में भी आपको +2 लेवल पे बताया गया हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म कैन बी 50, जबकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इस मैक्सिमम नंबर के बारे में बात नहीं करता। ये बात कौन करता है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464, 464, जो इलीगल एसोसिएशन के बारे में क्या करता है, बात करता है। और उल्टा सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है 100, सेक्शन के अंदर वर्ड क्या लिखा हुआ है, 100, बट फॉर द टाइम बीइंग उसको इफेक्टिवली पावर कितनी दी गई है, 50। सो दैट इज वाई पार्टनरशिप में हम लोग कभी कभी वर्ड यूज करते हैं क्या, सर मैक्सिमम इट कैन बी 50। गवर्नमेंट कल को ये रूल चेंज कर दे, कल को 50 की लिमिट अगर लेकर जाएगी भी, कहां तक बढ़ाएगी, 100, क्योंकि सेक्शन के अंदर पावर कितनी है, 100। अब सुनो ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि अपना जो कंपनीज एक्ट है ना, पहली बात तो कंपनीज एक्ट आप पढ़ ही कौन सा रहे हो, 2013। सर क्या कंपनीज एक्ट 2013 में पहली बार आया? उससे भी पुराना, 1956 से भी पुराना है। 100 साल बैक कर लो, 1913। 1913 में अगर मैं वर्ड कह दूं कि कंपनीज वर्ड, क्या 1956 में पहली बार सुनने को मिला? नहीं। पहले वर्ड चलता था ज्वाइंट स्टॉक, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। सर पहले भी अंडर द ब्रिटिश राज भी कोई ना कोई कानून तो बने होंगे, कोई ना कोई रूल्स तो बने होंगे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि फर्स्ट टाइम कंपनी वर्ड आपने 1956 में या 2013 में, सर इसका एवोल्यूशन बहुत पुराना है। ये 1913 में आया, फिर उतनी नीड्स को पूरा करा, फिर 1942 में आया, फिर थोड़ा सा अमेंड करा, फिर 1956 में आया। बट हाँ, 1956 वाला चल बहुत गया, काफी लंबा समय चल गया, क्योंकि नया अनेक्टमेंट उसके बाद कब आई है, 20। बट पॉइंट है सर, ये 4 बार लाने का मोटिव क्यों? या अगर मैं चलो मोटा मोटा कह दूं, मेजर तो 2 ही काउंट होते हैं, एक तो आज वाला 2013 और इससे बैक वाला 1956, द मेजर एक्ट। द मेजर एक्ट जो माने गए हैं वो अपने आप में ये 2 ही माने गए। बट द पॉइंट इज व्हाई देयर इज अ नीड फॉर 2013? अच्छा वाला 1956 चल तो रहा था, क्या नीड पड़ी पर्टिकुलरली 2013 में आपने नया बना दिया? जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट आप लोगों का जो चल रहा है पुराना, दैट इज 1961। कौन सा चल रहा है, 1961। अब अगले ही साल कौन सा आने जा रहा है, डायरेक्ट टैक्स कोड। इनकम टैक्स एक्ट ही क्या कर दिया, रीचेंज, उसको नाम क्या दे दिया, डायरेक्ट टैक्स कोड। काफी सारी चीजें चेंज करी। मेरा मेन मतलब तुमसे ये है, व्हाई देयर इज अमेंडमेंट, व्हाट इज द नीड फॉर दैट? क्यों ये एक्ट को, क्यों ये लॉ को रिवाइज किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है? नहीं क्या पुराने वाला अच्छा नहीं चल रहा था, या अपने को बुरा लग रहा था, या गवर्नमेंट को भी शौक है हम नए आए हैं सत्ता में तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे? व्हाई देयर इज नीड? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डे बाय डे क्या होता जा रहा है, चेंज। जो 1956 बनाया गया था इससे पहले,
उस टाइम कितने लोगों की सोच थी कंपनी बना के काम करना? कितने लोग होंगे सर पर्टिकुलरली? बहुत रहे। क्योंकि तब तो अगर प्रैक्टिस की बात की जाए, मैक्सिमम प्रैक्टिस क्या चलती थी? सोल प्रोप्राइटरी। या क्या चलती थी? पार्टनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कब आ गया था? 1932। वो अपना ट्रेंडिंग हो गया। बट धीरे धीरे जब इकोनॉमी अपनी डे बाय डे इंक्रीज करती गई, मल्टीवर्स होती गई, नीड्स बढ़ती गई, डेवलपमेंट होती गई, ग्रोथ होती गई, देयर इज अ नीड पर्टिकुलरली, और ऊपर से उधर के ड्रॉबैक भी तो आने शुरू हो गए थे ना। तो चलो अगर 1956 बनाया भी गया होगा, तो सर ये उस वक्त की प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू एंड फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए बनाया गया होगा। बट आज की डेट में अगर आप देख लें पर्टिकुलरली ये पिछले 10 साल में जितनी चेंजेस आई हैं, आई थिंक सो पहले 50 साल में उतनी चेंजेस नहीं आई जितने पर्टिकुलरली ये पिछले सिर्फ 10 साल में देखने को, 15 साल में देखने को मिल गई। एंड स्पेशली 2014 से, जब से बीजेपी आई है सत्ता में, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। कभी चमचे थालियां बजा रहे हैं, कभी आप मोमबत्तियां जला रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं। मतलब मैनीफोल्ड एक वर्ड बोलते हैं ना। और दूसरी बात, तब तक इससे भी पहले अगर मैं इससे भी थोड़ी पुरानी बात करूं, 1991 में द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लॉन्च हो गए। क्या तुम्हारी पोजीशन थी पिछले 40 साल में बताओ? 1950 से लेके 1990 तक क्या ये हमारी इकोनॉमी ने इतना ग्रो करा जितना मैनीफोल्ड ग्रो कब करा? 1991 के बाद, बाय द लॉन्च ऑफ एलपीजी। कहां अच्छे भले तुम क्लोज्ड इकोनॉमी में थे, फेलियर हुआ तो आपने अपनी इकोनॉमी को कन्वर्ट किसमें कर दिया? ओपन इकोनॉमी। तो सर बिजनेस एनवायरनमेंट, इवन इन्होंने जस्ट एक सिंगल वर्ड बोला, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब उसी में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी है, लीगल एनवायरनमेंट भी है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी है, तरह तरह के सोशल एनवायरनमेंट भी है। अब जब टाइम टू टाइम, एक बात बताओ सर, 1956 की सोच लेके आप 2013 तक तो पहुंच ही गए थे। मतलब सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ या कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हमें देखे गए होंगे, जहां से एक नीड महसूस हुई होगी, सर अब इतनी पुरानी सोच के अकॉर्डिंग तो नहीं चला जाएगा, अब हमें नया अनेक्टमेंट बनाना पड़ेगा, जो नई सोच को लेकर बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बेस ले सकता हूं इनकम टैक्स एक्ट को। 1961 गोइंग ऑन है, 1961। तब लोगों के इनकम के सोर्स ही क्या हुआ करते थे? दो चार। अब इनकम के सोर्स ही नहीं पता कहां कहां से। अब आजकल तो डिजिटल इनकम तक भी होने लगी। अब आप उस पुराने एक्ट में 1961 में दे अमेंडमेंट 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 अब तक करती आ रहे हो। वो करते करते इतना बड़ा एक्ट बना दिया, सरकार का थोड़ी कुछ गया, सिलेबस तो मेरा बढ़ गया, पढ़ना तो मुझे पड़ गया। क्यों ना पकड़ कर उसको एक बार रिवाइज ही कर दो? क्यों? तब की इनकम की डेफिनेशन अलग थी, आज की इनकम की डेफिनेशन, और प्लस कल्ला आज का सोच के नहीं चलो। हर साल थोड़ी एनेक्टमेंट बनाएंगे। आप कम से कम आने वाले 50 साल की प्रोविजन डाल के चलो, आने वाले 50 साल में कम से कम किस तरह की इनकम देखने को मिलेगी, उस अकॉर्डिंग टू ये एनेक्टमेंट आपको अगर बनाने लगे हैं तो फिर रीड्राफ्ट करो, शुरू से शुरू करो। बाकी अगर अमेंडमेंट्स की बात करूं, अमेंडमेंट्स कभी रुकने वाली चीज नहीं है। अगर मैं कहूं 2013 बन गया तो इसमें भी कभी अमेंडमेंट नहीं आई, हर साल आती है। वो तो ऐसा ना लूप होल्स जब टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं, बट वो क्या करते हैं, एक मेजर नई सोच लेकर तो आ चुके हैं ना। कम से कम पुरानी सोच तो अपन छोड़ चुके हैं ना। दैट इज। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है, ये कोई अपने आप में 2013 में ही नहीं, इसका एवोल्यूशन बहुत पुराना है। 1956 में प्रॉपर वैसे एनेक्टमेंट इसकी की गई थी, कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करवाया गया था, सारा इस एक्ट के अकॉर्डिंग टू। अब यहां पे मेरा जो पॉइंट है आप लोगों से कि आपने इसको पढ़ना कैसे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो माइट भी आपको भी नहीं पता। तो वो चीजें अगर मैं क्लियर कर लूं, जैसे सबसे पहले सर यू आर यूजिंग द वर्ड क्या? एक्ट। और ये सरकार ने इतना स्कीम से बनाया ना, और आज की डेट में जितने एनेक्टमेंट बना रहे हैं, इतनी स्कीम से बना रहे हैं, क्योंकि तुम ना लॉ मेकिंग का प्रोसेस पढ़ चुके हो। और जिस हिसाब से लॉ मेकिंग का प्रोसेस आपको दिख रहा है, मेरे को तो लग रहा है कि जल्दी जल्दी लॉ बनेगा ही नहीं। चार जगह पता नहीं कितनी जगह से तो उसको पास करवाना पड़ता है। और कल को अगर लॉ में क्या करनी पड़ेगी, चेंजेस, तो ये तो मुश्किल बहुत काम है जी। इतना लंबा प्रोसीजर कौन फॉलो करेगा?
पहले आप आइडियोलॉजी लो, दिस दैट, जाके 9-10 स्टेप में वो खत्म हुआ। इतना टाइम किसके पास है? इन्होंने क्या करा? और हमें पता है बिजनेस में, एनवायरनमेंट में चेंजेस आती रहेंगी टाइम टू टाइम। कोई ना कोई चेंजेस करनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। मैं तो कह रहा हूँ फ्यूचर की प्रोविजन है, करनी पड़ेंगी। कोई फॉर्म नंबर को लेकर, कोई डेज को लेकर, कोई फीस को लेकर, कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट को लेकर, इनको पता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, ये अक्सर चेंज होती हैं। पहले इसका फॉर्म नंबर ये था, अब फॉर्म नंबर ये। पहले फीस इतनी थी, अब टाइम टू टाइम फीस क्या होगी? रिवाइज्ड। या पहले इतने दिन में ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, अब अब कहते हैं अगर एक्ट आपका क्लियरली ये वर्ड सारे क्या कर देगा, मेंशन कर देगा, वो तो फिर एक्ट का पार्ट बन जाएगा। लेट मी टेक एन एग्जांपल, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पे एक फॉर्म नंबर होता है MGT 7 एग्जाम्पल। अभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, वो तुम्हारे लिए जस्ट एक वर्ड है। MGT 7 एक फॉर्म होता है, एनुअल रिटर्न, जो कंपनीज को क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है विद इन कपल ऑफ डेज। जो डेडलाइन वहां पे लिखी हुई है कि 30 डेज में फाइल करना है, 60 डेज में फाइल करना है, वट एवर बी द रिक्वायरमेंट। अब ये जो MGT 7 वर्ड है ना, या डेज या फीस, ये कभी सेक्शन में नहीं बताएंगे। जब तुम मेरे साथ सेक्शन में पढ़ोगे ना, सेक्शन में क्या लिखा हुआ? द कंपनी हैज टू फाइल सच फॉर्म इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एज में बी, ये किस में लिखा गया? एक्ट में। हम प्रिस्क्रिप्शन एक्ट में नहीं देंगे, हम कंपनीज एक्ट का मेजर पार्ट किस में डिफाइन करेंगे? रूल्स। दैट मीन्स तुमने अकेला कंपनीज एक्ट ही नहीं, साथ में क्या पढ़ने हैं? कंपनीज रूल्स। और मोस्ट ऑफ द एक्ट, जब से ये नए एनेक्टमेंट बनाए जा रहे हैं ना आजकल, तो इन्होंने देख लिया कि मजेदार चीज है यार। क्यों? रूल चेंज करना इजी। रूल चेंज करना अपने आप में क्या इजी है? सरकार के हाथ में, जब मर्जी रूल बना दो कल का। कम से कम वो प्रोसेस तो नहीं फॉलो करना पड़ेगा। हमने एक्ट में क्या लिखवा दिया? देखो जी, फॉर्म तो फाइल करना पड़ेगा, सच डेज में करना पड़ेगा, जो कहां प्रेस्क्राइब्ड होगा? रूल्स। एक्ट तो नहीं चेंज करना पड़ेगा। अगर कल को तुमने फॉर्म नंबर चेंज करना है, डेज चेंज करने हैं, फीस चेंज करनी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ रूल चेंज करना है, एक्ट तो नहीं चेंज करना। कम से कम तुम अमेंडमेंट वाले पार्ट से क्या हो जाओगे? बाहर हो जाओगे। क्योंकि अगर एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आनी है, प्रोसेस तो वही रहेगा सर, जैसे आपने प्रोसेस ऑफ लॉ पढ़ा था बनाने का, प्रोसेस तो वही रहेगा। अब इन्होंने आजकल जितने एनेक्टमेंट होती है ना, मोस्टली सबकी स्कीम ये पकड़ ली। एक्ट में सीधी बात बोलो ही ना, जो चीज कम से कम कल को क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है, एक्ट में तो बिल्कुल ना बोलो। एक्ट में बोल दो एज में बी प्रेस्क्राइब, और वो सारी प्रेस्क्रिप्शन किस में दे दो? तो आप ना जगह जगह जब मेरे साथ आगे चलोगे, पढ़ोगे, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा एज पर कंपनीज रूल दिस, एज पर कंपनीज रूल्स दिस। तो वहां समझ लेना वर्ड रूल्स का मतलब क्या है, जो सपोर्टेड बाय क्या है? एक्ट। क्योंकि ये चाहते हैं, इनको पता है कि अगर एक्ट चेंज करना पड़ गया सर, क्या पता कौन सी सरकार बीच में काम खराब कर दे, ऑपोजिशन अप्रूवल ना दे। अब इन्होंने क्या करा, अभी लेटेस्ट ना मोटर व्हीकल एक्ट भी रिवाइज हुआ है। चालान महंगे हो गए ना, भरे होंगे शायद, महंगे हो गए ना, डबल रेट में हो गए तकरीबन। जो 500 वाला था 1000 हो गया, 1000 वाला 2000 हो गया, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट ने सारे फाइन क्या कर दिए? रिवाइज। ऑफेंसेस क्या कर दिए? रिवाइज। कि क्या क्या गलती मानी जाएगी एंड ऑल। एंड उसी मोटर व्हीकल एक्ट में मैं आपको मिथ बता रहा हूं क्या फैला था। एट प्रेजेंट अगर आप कोई भी व्हीकल परचेज करते हो, आपकी तकरीबन 6-8% क्या लगती है? आरसी। जो आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हो, 6 to 8% आपको आरसी की फीस देनी पड़ती है। मोटर व्हीकल एक्ट ने उस लिमिट को उठा के कितना कर दिया? 20%। कितना कर दिया? बट वर्ड कहा गया अप टू 20। क्या वर्ड कहा गया? ये तो वो बात है कि जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, फ्लैट 50, अप टू 50। अंदर जाके पूछते हो, यार 50 वाले कौन से? सर वो तो है ही नहीं। कहते आपने बाहर लिखा हुआ है। मैं कहा जी लिखा हुआ है अप टू 50, कि अगर कोई एक दो सिंगल आर्टिकल होगा, और वर्ड लिखा होता है फ्लैट 50, दोनों में फर्क है। फ्लैट 50 मीन्स ऑल आइटम, सबके ऊपर 50% मिलेगा। अप टू 50 का मतलब क्या है? किसी आइटम पे 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20, 30, 40, बट इट कैन बी मैक्सिमम टू 50। अब उन्होंने लिमिट क्या लगा दी? 20%। मार्केट में जी सब जगह फैल गया, हाय सरकार ने तो महंगा कर दिया, सरकार तो लूट रही है, फलाना कर रही है। उन मूर्खों को बेचारों को यही नहीं पता कि वहां पे वर्ड लिखा क्या गया है? अप टू 20।
रूल्स में क्लियर कर दिया, एक्ट में क्या कर दिया, अप टू 20। रूल्स में इफेक्टिवली क्या बोल दिया, फॉर द टाइम बिंग इट विल बी 8%। विच वन टू बी इंप्लीमेंटेड, 8%। रूल्स ने क्लियर कर तो दिया कि अगर कल को बढ़ाने पे आ भी गए, कहां तक ये बढ़कर जा सकती है, 20। कम से कम 20% की पावर किसने दे दी, एक्ट में। अच्छा, अगर मान लो सरकार कल को 25% करना चाहे, कर सकती है, नहीं कर सकती, उसको क्या करना पड़ेगा, एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। बट अगर मान लो उन्होंने 15% करनी है, कर सकती है, यस, एक्ट सपोर्ट कर रहा है। एक्ट में क्या लिखा हुआ है, 20। हम फॉर द टाइम बिंग रूल्स क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, जो लिमिट हमें चाहिए हम आपको दे देंगे। इस तरह से आजकल एनेक्टमेंट बनाई जाती है, इस तरह से रूल्स बनाए जाते हैं। अब पॉइंट ये है सर, आप जैसे यहाँ पे ये लॉ वर्ड यूज कर रहे हो, क्या मैं आपसे ये समझ सकता हूं कि लॉ में, यहां पे लॉ में क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब कभी आप वर्ड रूल्स यूज कर रहे हो, कभी वर्ड आप एक्ट यूज कर रहे हो। अब ऐसे तो वर्ड नोटिफिकेशन भी आएगा, ऐसे तो वर्ड सर्कुलर भी आएगा, ऐसे तो वर्ड ऑर्डिनेंसेस भी आएगा। सो व्हाट द लॉ वर्ड इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या कुछ इंक्लूड होता है। तो अगर मैं इसको नॉर्मली बताऊं सर, बेसिकली इस लॉ के अंदर सबसे पहले तो आता है जी बेयर एक्ट। क्या वर्ड बोलते हैं, बेयर एक्ट। एक्चुअल टेक्स्ट, एक्चुअल टेक्स्ट, एंड दिस इज नॉट एक्चुअल टेक्स्ट जो आप पब्लिशर वाला ही पढ़ रहे हो, आईसीए वाला। कंपनीज एक्ट का ना कभी गूगल करके ना बेयर टेक्स्ट ओपन कर लेना, बेयर। वो लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, जो एक्चुअली, जैसे एडवोकेट्स को जो पढ़ाई जाती है ना, एडवोकेट्स को, जजेस को जो पढ़ाई जाती है, वो कौन सी लैंग्वेज होती है, बेयर लैंग्वेज। हमें नहीं पढ़ाई जाती बेयर लैंग्वेज, अपने को पढ़ाई जाती है सिंप्लीफाइड, जो पर्टिकुलरली आपके पर्पस को कंप्लीट करे, आपकी प्रोविजन को क्लियर करे। बट मैं आपको पढ़ने का वे आउट ही ऐसा दे दूंगा, आपको पढ़ने का तरीका ही ऐसा सिखाऊंगा, चाहे बेयर टेक्स्ट ओपन कर लेना तो भी पढ़ा जाएगा। और वैसे भी सेक्शन तो सेक्शन है, जहां मर्जी से पढ़ लो, जिस मर्जी बुक में से पढ़ लो। अब ये तो है नहीं ये राइटर अलग है, ये अपना लॉ लिखेंगे, हेलो कानून को चेंज करोगे क्या, जो लॉ ने लिखा हुआ है वही चलेगा, कोई दूसरा थोड़ी चलेगा। अब बच्चा कई बार आता है पर्टिकुलरली हमारे पास, सर आप मटेरियल कौन सा फॉलो करते हो, मैं डज इट मेक डिफरेंस कि मेरे वाले में लॉ अलग, मैं धीरज गोल राइटर कि मैंने बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रभु जी कोई बुक लिया, कोई बुक लिया, लॉ रिमीन्स क्या रहेगा, सेक्शन की बात तो वही रहेगी, प्रोविजन तो वही रहेगी। सो काइंडली ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच से थोड़ा बाहर निकलो, दुनियादारी से थोड़ा बाहर निकलो। ये ना उलझाया हुआ सिस्टम है कि बस हाँ जी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, आपका सेटिस्फाइड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ सही चल रहे हैं। ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं। हम ये कह रहे हैं पर्टिकुलरली व्हाट यू हैव दैट इज द बेस्ट वन, पहले इसको पक्का कर। जब तक आपको आपके कंटेंट पे, आपको अपने टीचर पे फेथ नहीं है ना, आप स्टीक होकर पढ़ ही नहीं पाएंगे। जब तक आपको फेथ पर्टिकुलरली मेरे पे नहीं है, मेरे कंटेंट पे नहीं है, व्हाट वी पीपल आर डूइंग, व्हाट वी आर डिलीवरिंग, तब तक कोई फायदा नहीं। अब किसी ने सोच लिया कि मुझे तो अकाउंट समझ ही नहीं आता, फिर तो ABCD, हंड्रेड्स ऑफ टीचर आर देयर, जिस मर्जी को ले आओ, DK गोयल साहब को ले आओ, TS गरेवाल को ले आओ। फिर तो जिसने कह ही लिया भी, बिजनेस मन में ही बिठा लिया कि मुझे समझ ही नहीं आता, नहीं समझ आएगा, फिर उसके आगे हर टीचर बेकार है। शायद टीचर तो अच्छा है, अपनी कैपेबिलिटी वैसी नहीं, अपने मन में वो नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिक्स को लेकर है, चाहे मैथ्स को लेकर है। ये चीज माइंड में पहले बिल्कुल भी आपने टेकअप नहीं करनी, किसी भी एंगल से नहीं टेकअप करनी कि मुझे समझ नहीं आता। वैसे ही कहना शुरू कर दिया करो, हाँ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझाना शुरू हो जाएगा। ये ना माइंड फोबियाज होते हैं, जिन चीजों से आप रेजिस्ट करते हैं ना, टलते हैं, वो चीजें वैसी मुश्किल लगती हैं, और जिस दिन करने बैठ जाओ एक बार पल्ले पड़ जाए, डॉक्टर दल्ला ये था, आप पाए नहीं, घबराई गए यार, आई मी डरी गए। सो स्ट्रेटेजिकली चलो, धीरे धीरे चलो, कोई अपना कोई हार्ड पेस वाला एकदम स्पीड अप करने वाला कोई काम नहीं है। वी हैव सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट टाइम विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी, कि आप अपना अगर उतना पार्ट भी, अपनी डिलीवरेंस अगर 100% देते हो ना अपना, दैट इज क्वाइट इनफ, मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है। अब अकाउंट्स का कोई टॉपिक गोइंग ऑन है, माइट बी शेयर कैपिटल शायद इन दोनों, तो किसी को अगर बेस में लिटिल बिट अपने कमी लगती है, तो भाई साहब अभी अपनी कहानी शुरू हुई है, बट आप +2 ऑलरेडी पास्ड हो, पास्ड हो। क्या कोई डाउट वाला बैठा मेरा नहीं पता जी अभी,
नेचुरली पास नहीं यार, सिंपल सी बात है, जहां इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए, ऐसी थोड़ी पहुंच गए। यहां सोच और अलग लेवल की चल रही है, तो अपनी बुक ओपन करो, कम से कम वो थोड़ा रिवाइज करके आओ। मेरे वाले पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी, मेरे लिए तो सारे फ्रेश हैं, मेरे लिए तो सारी फ्रेश हैं। बट द पॉइंट इज द अदर सब्जेक्ट्स के लिए, मैं सुन रहा था मैम, आई थिंक सो आज डिमांड एंड सप्लाई का कुछ करवा रहे थे रिगार्डिंग। पहली बात, मटेरियल का फर्क है। आपने वही +1 +2 लेवल पे भी सुना होगा, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट सुना होगा, बट यहां पे कंसेप्ट थोड़ा सा पॉलिश्ड है, अपर है, लेवल अच्छा है। सो डोंट कंपेयर इट विद द +1 +2 लेवल, टेक इट एज द न्यू लेवल, सीए फाउंडेशन। मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं कि अभी तो अपने 2-3 दिन हैं। बढ़िया चीज है, जितना डे 1 अपनी अप्रोच सही बना लोगे ना, स्मूथली चलोगे। बट यही बातें 1 महीने के बाद जाके बताऊं, 2 महीने के बाद जाके बताऊं, ना तुम्हारे बस की ना मेरे बस की। सो इट्स बेटर कि अपन चलना कैसे पहले उस पे। अब इसमें एक आता है जी, नंबर 1 पे पहले कौन आता है? बेयर टेक्स्ट, बेयर एक्ट। ये तो हो गया एक्ट। दूसरे नंबर पे आजकल, जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द पार्ट किस में चलने लग गया? रूल्स। मतलब जैसे कंपनीज एक्ट तो फेमस है, आप ये मानो, ये चीज मैं समझा रहा हूं ना, ये मुझे इंटर में भी काम आना, कम से कम वहां नहीं मुझे बताना पड़ेगा। मैं तो अपना अगला होमवर्क करके चल रहा हूं कि पर्टिकुलरली उसमें भी कंपनीज एक्ट के साथ साथ आपको क्या पढ़ने को मिलेंगे? रूल्स। और आजकल कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है वो क्या अनाउंस करती रहती है? सर्कुलर्स। अब पापा कहते हैं सर आपने कहा था एक्ट पढ़ाएंगे केला, ये सर्कुलर बीच में कहां से आ गया? सर्कुलर के साथ साथ कभी कभी क्या अनाउंस होती हैं? नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस के साथ साथ सम टाइम एक वर्ड चलता है, कभी सुनने को मिले, ऑर्डिनेंसेस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली को रूल पास कर दे अपने लेवल पे, इतनी पावर उनके पास भी है। इतनी पावर, अच्छा जैसे होता नहीं, अगर सरकार ने धक्का चलाना, सीधी सी बात है, ठीक है ना, फिर वो क्या करते हैं पर्टिकुलरली? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस। कि जो मेरे हैंड्स में पावर नहीं है, देन किसके हाथ में पावर होगी? प्रेसिडेंट, वो तो कर ही सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट जो अनाउंस करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज ऑर्डिनेंसेस। ये सारे वर्ड ना शायद फाउंडेशन में भी ना मिले, इंटर तक जाते जाते कंपनीज एक्ट में सारे मिल जाएंगे। रूल्स तो मिलने ही मिलने। सर्कुलर भी वर्ड आएगा, एमसीए के सर्कुलर्स। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मंत्रालय, कैबिनेट, जो इस सारे कंपनीज एक्ट के मैटर्स में डील करता है। सर मेरे लिए गवर्नमेंट का मतलब समझ लो, आप कहते हैं ना गवर्नमेंट मीन सीजी, कोई सीजी को पर्सन थोड़ी है। सीजी अपने आप में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका नेक्स्ट आगे कोई मंत्रालय जो इस सारी रेगुलेशन को संभाल के बैठा है, कंपनीज की मैनेजमेंट को संभाल के बैठा है, और वो मंत्रालय का नाम क्या है जी? एमसीए। एमसीए कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट अफेयर्स। और तुम्हारे कंपनीज के सारे मैटर, एलएलपी के सारे मैटर्स किसके पास आते हैं? एमसीए के पास। ये जो सर्कुलर इशू होते हैं ना, सर्कुलर कौन इशू करती है? एमसीए। नोटिफिकेशंस भी एमसीए इशू करती है। एमसीए कौन है? गवर्नमेंट। क्लियर? तो ये कुछ मिलाकर पर्टिकुलरली आपका क्या बनता है? लॉ बनता है। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं ऐसा कुछ पढ़ने को मिलेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, वो पुराने लेंथ वाले। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो है ही कब का? 1872, तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ये चीज ना, जैसा आप ये देख रहे हो, ये कहाँ देखने को मिलेगा? द लेटेस्ट अनेक्टमेंट्स। जैसे आपको ये मिलेगा आपके पर्टिकुलरली किसके अंदर? एलएलपी के अंदर, क्योंकि 2008 नया एक्ट है। जितने पुराने बन चुके ना, वो पुरानी स्ट्रेटजी, पुराने तरीके से बने हुए हैं। लेटेस्ट वाले इस तरीके से बन रहे हैं कि हमें जल्दी जल्दी बेयर एक्ट में चेंजेस, क्योंकि मैं डर रहा हूं इस बात से, अगर बेयर एक्ट चेंज करना पड़ा, वो पूरा प्रोसेस ऑफ लॉ क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। सो ये बचने के लिए इसमें जो मैटर रखते हैं ना, वो सिर्फ कौन से रखते हैं? कांस्टेंट। ये अपने को इधर जो बात लिखी हुई है वे चेंज ना करनी पड़े, तभी ये उसमें डिस्क्लोज ही नहीं करते। कंपनीज एक्ट में सबसे बढ़िया एग्जांपल, फीस, फॉर्म नंबर, डेज, ठीक है ना, ये कभी डिस्क्लोज नहीं करते। यहां वहां पे क्या वर्ड बोल देंगे? एज मे बी प्रेस्क्राइब। और वो सारी प्रेस्क्रिप्शन किस में दे देते हैं? क्योंकि रूल्स को चेंज करना है इनके हाथ में, जब मर्जी चेंज कर ले। सो ये एवोल्यूशन की अगर बात की जाए, क्या मैं कह दूं जी कंपनीज का मतलब 2013? वो कंपनीज जो 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हैं? नहीं सर, कंपनीज एक्ट तो पहले भी था। कौन सा? 1956। और क्या कंपनीज एक्ट 2013 के आने से 1956 खत्म हो गया? बिल्कुल अबॉलिश हो गया। अभी भी 1956 क्या है? जिंदा।
अभी भी चल रहा है, बिकॉज बहुत सारी प्रोविजंस ऐसी हैं फाइनल्स लेवल वाली, नॉट यहां वाली। मोस्टली आप इंटर लेवल तक जो पढ़ोगे ना, सारा 2013 में आया हुआ है। 2013 ने पुराने वाले को बदल के ही रख दिया। तुम्हारे पे तो ये मान के चलो 2013 ही मैक्सिमम आना है, बट जब फाइनल्स लेवल तक जाओगे, ये पर्टिकुलर एक्ट ऐसा है जो तुझे तीनों स्टेजेस में मिलेगा, फाउंडेशन से लेके फाइनल तक मिलेगा। एक्ट ही बहुत बड़ा है। अब इस पर्टिकुलर एक्ट में टोटल सेक्शन जो रखे गए हैं वो कितने रखे गए हैं जी? 470 सेक्शन है जी, 470 सेक्शंस। और वो सेक्शंस के साथ 7 स्केड्यूल्स। ये भी आपको इंट्रो में मिलेगा, सब लिखा हुआ। वैसे करना नोट डाउन, आपकी इच्छा। अदरवाइज 470 सेक्शन का जी पर्टिकुलर कंटेन करता है ये एक्ट पर्टिकुलरली। और रूल्स अलग हैं। सेक्शन किसका पार्ट होते हैं? एक्ट का। सेक्शन किसका पार्ट होते हैं? एक्ट का। रूल्स पैरेलली चल रहे हैं टाइम टू टाइम। और 7 स्केड्यूल्स, 7 स्केड्यूल्स का मतलब द वेरियस थिंग्स जो एक्ट में प्रॉपर वे से एक्सप्लेन नहीं है, एक्ट ने अपना ही छोटा भाई एक अलग बना दिया, दैट आर कॉल्ड एज स्केड्यूल्स, जो पर्टिकुलर मैटर्स में क्या करते हैं, डील करते हैं। लाइक छोटी सी एग्जांपल दो, डेप्रिसिएशन। अब कंपनीज हैं, एसेट परचेज करेंगी, फिक्स एसेट के ऊपर क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन। और इनके केस में जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो कौन बताएगा? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कहता मैं नहीं बताऊंगा, मेरा छोटा भाई शेड्यूल 2, उसके पास चले जाओ, वो आपको बताएगा यूजफुल लाइफ क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, कौन सी एसेट कौन सी क्लास में जाएगी, सब कुछ। तो ऐसे टोटल टोटल कितने स्केड्यूल्स हैं? 7। 7 में से तुम्हें सारे नहीं पढ़ने। अपने वाले में तो नाम के लिए एक 2 और एक 7 इंटर लेवल पे काम आता है, बस दैट्स इट। बाकियों में इतना जाने की जरूरत नहीं है, बट ये तो एक ओवरव्यू है ना, कि तुम्हें पता हो कि कंपनीज एक्ट कहां तक मिलेगा। और इतना बड़ा एक्ट होने के कारण, अब मैं कोई एक बुक आपको पढ़ा दूं विदाउट इंडेक्स, और फिर बाद में कहूं एक चीज ढूंढ के दे, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। वही काम आप कह रहे हो, 470 सेक्शन है, कल को मुझे इसको ढूंढना पड़ गया, किसी प्रोविजन के बारे में पता पड़ना पड़ गया कि मान लो डिविडेंड को लेकर। डिविडेंड वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो चलता ही किसमें है? कंपनीज में। पार्टनरशिप में कभी नहीं सुना होगा, सोल प्रोप्राइटरी तो मतलब ही नहीं। अब मैंने कहा जी डिविडेंड को लेकर एक मुझे प्रोविजन फाइंड आउट करके दो। मैंने कहा सर इतने बड़े सेक्शन में मैं कहां से ढूंढूंगा? अच्छा, नंबर मुझे याद नहीं कि कौन सा नंबर होगा, पर्टिकुलरली क्या है। तो इन्होंने पूरे पूरे एक्ट को नेक्स्ट आगे 29 चैप्टर्स के अंदर क्या कर दिया? डिवाइड। 29 चैप्टर्स के अंदर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। सो दैट इट बिकम इजी फॉर यू पीपल, सो दैट कि आप उसको इजीली क्या कर पाओ? ट्रेस कर पाओ। ढूंढना पड़ गया तो ढूंढ पाओ, दैट इज। अब मुझे पता है पर्टिकुलरली कि अगर डिविडेंड की कोई भी प्रोविजन के बारे में मुझे पता करना है, आई डोंट हैव टू लुक हियर एंड देयर, जस्ट गो टू चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 ऑफ द बुक ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसमें डिविडेंड की सारी प्रोविजन पड़ी होंगी। टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर यू पीपल, इन्होंने क्या करा? उसी 470 सेक्शन को कितने चैप्टर्स में बांट दिया? 29। सो दिस इज द थिंग जो कंपनीज एक्ट आप लोगों का कंटेन करता है। क्या सर हमें ये सेक्शंस यहां पढ़ाए जाएंगे? नहीं। फाउंडेशन लेवल पे आई एम स्ट्रिक्टली या स्पीकिंगली सिंपली लिटरली सेइंग जस्ट इंट्रो। यहां पे तकरीबन तकरीबन अगर आप पेजेस देख रहे होंगे, तकरीबन कंटेंट वाला हमारा 30 पेजेस तक जा रहा होएगा। क्लियर? 30, 32 अराउंड। हाँ देख लो, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, मैं शर्म नहीं है सालू। बता तो रहा हूँ कि हाँ उसमें 30-32 पेज आपको मिलेंगे, देख लें इसका क्या होता है। मिलेंगे इतने पेजेस, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, देखने लगे फटाफट। पर्टिकुलरली यहां पे आपको क्या मिलेगी? इंट्रो। बट यही इंट्रो नेक्स्ट आगे इंटर में भी डिट्टो काम आएगी। नथिंग गोज वेस्ट। इसकी वेटेज आपको यहां भी मिलनी है। हाँ, यहां कल आप वेटेज पड़ी थी राउंड राउंड 15 to 20%। इंटर लेवल पे वेटेज ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहां पे अदर चैप्टर्स भी आपके साथ में आ जाएंगे। तो ये एक ऐसी इनेक्टमेंट है जो आपको यहां तो मिलेगी मिलेगी, और नेक्स्ट इंटर में भी, और फाइनल्स। क्लियर? चलो, इंट्रो पार्ट हुआ। अब एक और चीज मुझे आपके लिए नॉलेजेबल पूछनी है कि अपन अगर समझें। सर आपको ना कई बार इस एक्ट में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू,
कई बार ऐसी, मैं एक बार वर्ड्स क्लियर कर दूं ताकि तुमने प्रोनाउंस क्या करने हैं, इसको पढ़ना कैसे है, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे सर। द फर्स्ट वर्ड इज सेक्शन। ये कौन होता है? सेक्शन। ये कौन है? सब सेक्शन। ये कौन है? सब सेक्शन के अंदर क्या होते हैं? क्लॉजेस। क्या होते हैं? क्लॉजेस के अंदर क्या होते हैं? सब क्लॉजेस। क्या होते हैं? दिस इज द मैक्सिमम। मैंने एक बार में चारों वर्ड इकट्ठे बता दिए। अब किसी के तो मन करे सेक्शन ही होएगा, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन होगा, सब सेक्शन के अंदर क्लॉजेज होंगे, क्लॉजेज के अंदर सब क्लॉजेज होंगे। दैट डिपेंड्स किसी केस में क्या गिवन होगा, बट आपने इसको हमेशा पढ़ना इस वे से। सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, सब क्लॉज 3, इस तरह से वर्ड चलते हैं। फिर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये कैसे लिखा होता है, कैसे इसको पढ़ना है, दिस वे। अब डिपेंड्स अपॉन 6(1)(a). 6(1)(a) मतलब सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। जरूरी थोड़ा कि सब क्लॉजेज होंगे, जरूरी थोड़ा कि क्लॉजेज होंगे, ये मैंने मैक्सिमम लेंथ बता दी। डिपेंड्स अपॉन, जहां तक भी तुम सेक्शंस में जाओगे आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा। बट हाँ, वन थिंग इज वेरी क्लियर, एक्ट में मिलेंगे क्या? सेक्शंस। आगे मिलना ना मिलना डिपेंड्स, क्योंकि जब प्रोविजन आगे से आगे एक्सप्लेन करनी होती है ना, ये आगे कंटेंट बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो 6(1), 6(2), 6(3), व्हाट इट मींस? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। फिर आगे उनके अंदर अगर प्रोविजन एक्सप्लेन करनी है, क्लॉजेस, उनके आगे जाना है सब क्लॉजेस। ये इस तरह से कंटेंट चलता है दिस वन। बट बाकी सारे सेक्शंस में तो ऐसा चलेगा, जितने भी, सिवाय सिवाय सेक्शन नंबर 2 के, सिवाय सिवाय सेक्शन 2 के। कारण सेक्शन 2 मोस्टली किसी भी एक्ट का पढ़ोगे ना, सेक्शन 2 आपको हमेशा कौन सा मिलेगा? डेफिनेशन। कौन सा सेक्शन मिलेगा जिसमें डेफिनेशन गिवन होती है? जैसे अभी शुरू करने वाले हो, पढ़ने वाले हो, कंपनीज का मतलब, कंपनीज का मतलब एज पर सेक्शन 2, नेक्स्ट आगे जो लिखा होगा दैट इज नॉट सबसेक्शन। सिर्फ सेक्शन 2 को माफी दे रहा हूं, सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेक्शन 2 होता है डेफिनेशनल, और डेफिनेशनल सेक्शन के अंदर डायरेक्टली क्या होते हैं? क्लॉजेस। क्लियर? अब मान लो ये वर्ड लिखा हो, व्हाट इट मींस? सेक्शन 2 क्लॉज बी। समझे ना पॉइंट? बिकॉज सेक्शन नंबर 2 अपने आप में कौन सा होता है? डेफिनेशनल सेक्शन होता है। डेफिनेशनल सेक्शन में सब सेक्शन नहीं, क्या होते हैं? क्लॉजेस। तो बस ये क्लैरिटी थोड़ी सी रखना, बाकी सबके लिए वही चलेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहां तक भी सेक्शन जाएंगे सब में वही चलेगा, सिर्फ सेक्शन 2 में ये वर्ड। अब सर कहते हैं यहां पे जी कुछ ये चैप्टर का ओवरव्यू गिवन है कि क्या क्या इसमें आप डिस्कशन करेंगे, यहां अभी के लिए समझने वाला कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली आए। हाँ, अगर बेसिक्स कहते हो, कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर, दो मेन चार्टर डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अच्छा, वन थिंग इज वेरी क्लियर, यहां पे आपको पता होना चाहिए, जैसे कल मैंने पूछा था पार्टनरशिप के केस में क्या रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है? पार्टनरशिप के केस में जस्ट यू पीपल हैव एग्रीमेंट, आपका बस किसी बातों पे राजीनामा, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना जरूरी है। और वो एग्रीमेंट भी क्लियर है, बिजनेस को लेकर, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, सारी चीजों को लेकर, बन गई पार्टनरशिप। अच्छा, एक्ट तो ये भी कहता है पार्टनरशिप तो ऑरल भी होती है, राइटिंग को जरूरी थोड़ी है। अब हम पर्टिकुलरली एज अ फैकल्टीज यहाँ पे काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली साहिल सर और मैं काम कर रहे हैं, हमारे बीच में क्या कागजी कार्रवाई हो रखी है? किस पे चल रहे हैं? ऑरल टर्म्स पे। बंदे की अपनी भी जुबान है, ये थोड़ी हर बार जुबान केसरी होगी। समझा करो। पर्टिकुलरली पता हमें भी है यार, ऑरल टर्म्स भी तो कनेक्टेड होती है, बट द थिंग इज, कल को लॉ में अगर प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे बीच में क्या थी, पार्टनरशिप थी, देन व्हाट विल बी प्रेफर्ड? फिर ऑरली काम, क्योंकि कोर्ट में केस जाएगा, लेट इट बी किसी मैटर में, क्यों हमारे मैटर में, क्यों किसी मैटर में अगर केस जाएगा तो कोर्ट तुमसे क्या मांगेगी? एविडेंस। दिखाओ जी एग्रीमेंट कहां पे, तुम कह रहे हो हमारे बीच में पार्टनरशिप, डीड, डीड, डीड होती ही किसमें है? राइट। अगर वर्ड बोल रहा हूं ना मैं, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट कैन बी ऑरल, एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन। तो जब हम वर्ड बोलते हैं ना पार्टनरशिप डीड बनाई है, डीड बनाने का मतलब भी क्या है सर? राइट। क्योंकि हमें पता है कल को कोई लीगल डिस्प्यूट पड़ जाए, कुछ और हो जाए, हर जगह ऑरल थोड़ी एक्सेप्टेबल होगी।
एंड ओरली बातों को कोर्ट कब से मानने लग गया, कहता कागज लेके आ, कहाँ पे पढ़ेंगे जहां पे क्लियरली लिखा हो तुम्हारे बीच में ये बात हुई थी। और ऊपर से पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाना भी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ना मेरे पास पार्टनरशिप फर्म्स आती हैं रजिस्टर्ड होने के लिए। एक बार तो 1990 की फर्म आई, 1990 की। मैं कहा अब होश आ गया तुम्हें, उनको जरूरत पड़ गई होगी। जरूरत कैसे? पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ डिसेबिलिटीज डाल दी कि मेरा कुछ नहीं जाएगा, अगर तुम रजिस्टर्ड नहीं भी करवाओगे ना करवाओ, पर मैं कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज डाल दूंगा, वो डिसेबिलिटीज आपको मजबूर कर देंगी फर्म रजिस्टर्ड करवाने में। जैसे फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द पॉइंट, ओनली रजिस्टर्ड फर्म ही सामने वाली पार्टी पे क्या कर सकती है, केस कर सकती है, अनरजिस्टर्ड। अब हम ऐसा केस देख रहे होते, पैसा बढ़िया बनेगा। क्यों? हमें पता है जिस बंदे ने 1990 से नहीं करवाई, आज 2026 में उसकी आंखें खुल गई, इसको पक्का कोई ना कोई जरूरत होगी। फिर दुखती रग हम भी पकड़ेंगे जी, 30,000 लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, नो ठीक है, फिर सिंपल सी बात है। और जिसके थ्रू भी करवाओगे यार, टेक योर फीस, सीधी सी बात है। फ्री वाला यहाँ पे कोई काम नहीं है, दया वाला कोई काम नहीं है। बनाओ जितने पैसे बनते हैं बनाओ। क्यों फ्री में काम करे? साला इसलिए मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे इतनी, स्लीपलेस नाइट्स, कितना कुछ पढ़ा, कितनी कुछ मेहनत करी, मैं क्यों छोड़ू पैसे यार? पापा नहीं, तो मनी माइंडेड है, छोड़ेंगे पैसे, कमा रहे हैं। हाँ, जहां बनती है, जहां जेन्युइन केस है, ऑटोमेटिकली। बट रिमेन एथिकल, वन थिंग इज वेरी क्लियर, रिमेन एथिकल। पैसा कमाने वाला तो कमा रहा है, सही भी है गलत भी है, चूज आपने करना है कौन सा है। अब पैसा तो कमाने वाले रिश्वत से भी कमा रहे हैं, बट हमारी जमीर वो चीज अलाउ नहीं करती। सिंपल सी बात है कि अपा किसी का क्यों, जो पैसा दे रहा होगा क्या वो अच्छी दुआ दे के दे रहा होगा? देते टाइम भी चार गालियां दे रहा होगा, इसका कख ना रहे, इसका फलाना ना हो, ये ना हो, वो ना हो। ऐसी नेगेटिविटी क्यों अपने पास रखनी? हमें तो वैसे ही नहीं वफा करते ऐसे पैसे, साले गलती से आ भी जाए तो 10 गुना होके जाते हैं। अब कहते हैं माफ करो भाई, अपन तो एथिकली काम कर लेंगे। हाँ, अपना हक छोड़ूंगा नहीं, किसी का खाऊंगा नहीं, सीधी सी बात है। मेरा जो बनता है मैं लेके रहूंगा, किसी का हक है आपका क्यों लेंगे? टू रिमेन एथिकल टर्म्स पे, यही हमारे प्रोफेशन की मेन थिंग है जो आपको सिखाई जाती है कि आप अपनी अगर सर्विस दे रहे हो, वट एवर बी द चार्जेस ऑफ योर सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस है, आप चार्ज करो। अब कितने सारे सीएज ऐसे हैं जो रिटर्न भरने का माइट भी, कोई 500 भी ले रहा है, कोई 5,000 भी ले रहा है, कोई 10,000 भी ले रहा है। हर बंदे की क्वालिटी अपनी अपनी, हर पर्सन की क्वालिटी अपनी अपनी, फीस अपनी अपनी। एंड क्लाइंट अगर आपका आपसे सेटिस्फाइड है, वो नहीं करेगा नुक्ताचीनी। हाँ, कुछ होते हैं माड़े मोटे, वो थोड़े पैसों के लिए कंसर्न होते हैं अल्टीमेट, हमें पता चलेगा फ्री फंड में आ रहा है, मैंने कौन सा मेहनत करनी है। बट अगर जो जेन्युइन क्लाइंट है ना, अगर वो तुम्हारी सर्विस से बढ़िया है, खुश है, सेटिस्फाइड है, आप अपना एनुअल इंक्रीमेंट लो। बिल्कुल सर, आपका बनता है, जो पैसे बनते हैं, क्यों? उसको पता है आपकी कदर क्या है, उसको पता है कि तेरे सिर पे ही सारा काम ये करके बैठा हूं मैं, कि प्रभु मेरे, अगर तेरा कुछ हो गया ना, तुम कहीं मन खराब कर गए, मेरा नोटिस वैसे ही ना आ जाए, कहीं इधर उधर से वो भी ना बुलावा आ जाए, सारा कुछ आपने ही संभालना है। कोई इशू नहीं सर, जितने आपके पैसे बनते हैं, जो आपके जायज बनते हैं, जो जेन्युइन क्लाइंट है कि जी फीस रेज करनी है, हाँ देख लो, जो जायज बनता है आप कर लो, मैं मना भी नहीं कर रहा, क्योंकि पता है कि फीस तो रेज होगी। मैं ये तो कह नहीं सकता कि ऑल टाइम आप लोग एक ही लेवल पे काम करेंगे, क्यों करेंगे? हर लेवल पे फीस बढ़ेगी, बढ़ाएंगे। क्या ग्रोथ करना सिर्फ क्लाइंट का हक है? हमारा हक नहीं, हमें कोई हक नहीं है पर्टिकुलरली अपनी ग्रोथ करने का, हम भी करेंगे। एंड आई थिंक सो, मेरी तरक्की मेरी क्लाइंट की तरक्की में, अगर क्लाइंट तरक्की करेगा तो नेचुरली मैं भी तरक्की करूंगा। हम लोग तो ये ओपनली कहते हैं पर्टिकुलरली कि मेरे क्लाइंट की एक फैक्ट्री है ना, चार लगे इसकी। शायद पहला ऐसा प्रोफेशन होगा जो ये इतनी पॉजिटिविटी से बात करता है। व्हाट अबाउट डॉक्टर्स? इसकी टांग टूट जाए, ये बीमार हो जाए। एंड व्हाट अबाउट एडवोकेट्स? सोचो, इसका कोई क्लेश पड़ जाए, कोई केस कूस में उलझा रहे, क्यों? उनका काम तो चलेगा। कई बार तो ना, ये मैं डॉक्टर्स अपने को एक दो लिंक में कहते हैं, आजकल यार सीजन नहीं है,
तुम लोगों का सीजन कौन सा होता है? कहते लोग पता नहीं हाइजीनिक बहुत हो गए, अच्छा खाने लगे। दुख मना रहा था वो बेटा, किस बात को लेकर? कहता मेरी दुकानदारी नहीं चल रही। मेरी दुकानदारी किससे चलेगी अगर चार लोग बीमार होंगे? डेंगू शुरू हुआ, एक को कॉल करी, कहता यार आजकल बिजी सीजन चल रहा है हमारा। मैं कहा तुम लोगों का अजीब सीजन है यार। उनकी प्रोफेशन की थिंकिंग काइंड ऑफ, देखो सिंपल सी बात है, हर बंदे का प्रोफेशन है। उनकी थिंकिंग एक नेगेटिव साइड है, हमारी थिंकिंग एक पॉजिटिव साइड है। मैं कह रहा हूं जी मेरे क्लाइंट की एक दुकान है, चार दुकानें खुले, चार आउटलेट खुले। कारण, चारों का काम मेरे पास आएगा। आज एक का काम आ रहा है, चारों का काम मेरे पास आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, ये एक ऐसा पर्सन है जो जल्दी जल्दी को चेंज नहीं कर। आप जिससे अटैच्ड हो गए, लाइक टीचिंग प्रोफेशन इज एज वेल, आप जिससे अटैच्ड एक बार हो गए ना, आप लाइफ टाइम उससे अटैच्ड। क्यों? ये प्रोफेशंस जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, ठीक है ना, या पर्टिकुलरली अपना अकाउंटिंग प्रोफेशन है। आप हर किसी का थोड़ी अपना दिल शेयर करोगे, हर किसी को थोड़ी अपनी बिजनेस की लूप होल्स बताओगे, कहां से परचेजिंग है, कितने की पड़ती है, कितने का सेल करते हैं, कहां मेरे खर्चे हैं, जीएसटी की क्या सेटलमेंट करी है, बिलों का क्या हिसाब चल रहा है। हर बंदे से थोड़ी देखोगे। ये तो सर एक बंदा अगर सही जच गया पक्का बस लाइफ टाइम वही चलेगा। हाँ, उल्टा आगे मेरे जो बिजनेस होंगे, नए नए काम होंगे, वो भी तेरे को टेकअप करवाऊंगा कि जी आप ही संभाल लो, मैं कहां से संभालूंगा। हम लोग चलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग पे। क्यों? मुझे पता है कि इसकी तरक्की में मेरी तरक्की। सो दैट काइंड ऑफ पीपल वी आर। हम इस तरह के लोग हैं जो बनने जा रहे हैं, इस तरह के लोग हैं जो इस सोच के साथ जींगे। हम तो अपना क्लाइंट का ही भला सोचेंगे पर्टिकुलरली। और या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल कहते हैं सर टैक्स की चोरी करनी है, सीए के पास चले जाओ, नहीं हम चोर हैं। पता ही नहीं यार, नए नए लोग, नए नए तरह के लोग। हर बंदे के ना, मतलब वही बात है कि बात करके पता लगता है यार सामने वाले का व्यू क्या है। कई बार तुम सोच रहे होते हैं यार ये कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, वही है। पता नहीं यार दुनियादारी कहाँ पे। एक बच्चे का फोन आया पर्टिकुलरली, कहता जी सर क्या गारंटी में पास होऊंगा। मैं क्या मेरे साथ चलियो, अब कोर्ट में स्टाम्प पेपर लेंगे। मूर्खों वाली बात है, मैं कहां से गारंटी दे दूं, ये तो बता दे, किस बेसिस पे गारंटी दे दे। मैं कह जी अजम्पशन बेस्ड गारंटी लेनी है ले लो, कि हाँ प्रोवाइडेड आप पढ़ोगे सब कुछ करोगे। कहते जी उस बात की गारंटी, मैं कह तू खुद की गारंटी नहीं दे पा रहा, मैं तेरी गारंटी कहां से ले लूंगा। अजीब अजीब नई नई तरह के लोग। सो अपने केस में भी पर्टिकुलरली यही चीजें हैं। अब मान लो डे वन से द बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी कंपनी क्या होगी, रजिस्टर्ड। कंपनी के केस में इनकॉर्पोरेशन ही कैसे होगी, बाय रजिस्ट्रेशन। जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तब तक कंपनी इनकॉर्पोरेशन नहीं होगी। सर रजिस्टर्ड विद होम, द वर्ड कॉल्ड एज आरओसी। आरओसी मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आपको द वेरियस डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रहा हूं लाइक दिस, एमओए, एओए एंड अदर डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे, डेक्लेरेशंस, अंडरटेकिंग्स, केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ अपना फाइल करना पड़ेगा किसके पास, आरओसी के पास। और आरओसी उन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड होकर आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, दैट इज कॉल्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि आपकी कंपनी क्या हो चुकी है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। और जिस दिन तुम्हें सीओआई मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस दिन से कंपनी आपकी एग्जिस्टेंस में आता है। बिफोर दैट तो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। कभी कंपनी में वर्ड आपने सुना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? अकाउंट्स में आपने डील करा होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। वाई दे आर कॉल्ड एज प्रीलिमिनरी, या उसको वर्ड बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो खर्चे होते हैं ये हो तो रहे हैं। कंपनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए फीस जाएगी, ये सारा खर्चा, यही खर्चा कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, कंपनी को पैदा करने के लिए जो खर्चा पानी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। क्लियर? तो यहां पे सर इवन मैं आपके शेयर्स के बारे में बात करूंगा। शेयर्स पर्टिकुलरली सर कितनी तरह के होते हैं जी, दो। वन इज इक्विटी, सेकंड इज प्रेफरेंस। अच्छा, इक्विटी में भी आजकल दो तरह के आने लग गए। प्रेफरेंस तो एक ही होती है। प्रेफरेंस तो अच्छा, वाई वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, जबकि है तो शेयर ही है।
Because they are given preference. They are given preference with respect to two things. One is payment of dividend and second is repayment. कि जब भी पैसा वापस करने की बारी आएगी, पहली लाइन में पहले सफे पे आप सबसे पहले प्रेफरेंस वालों का पैसा वापस होगा, उसके बाद किसका होगा? इक्विटी। तभी तो कहते हैं लास्ट में जो बचा इक्विटी का, जितना बचा सारा इक्विटी का। क्योंकि प्रेफरेंस वालों को क्या दी जाती है? प्रेफरेंस। डिविडेंड की बारी आएगी, सबसे पहले आपको देंगे। इक्विटी वाले बाद में खाएंगे जी, पहले आपको देंगे। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज प्रेफरेंस, बिकॉज दे आर गिवन प्रेफरेंस। आपको दो चीजों को लेकर प्रायोरिटी दी जाती है। वन इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, सेकंड इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दो ही चीजें। तभी तो इक्विटी वालों से ये आगे उछल रहे होते। क्यों? अगर इनको कुछ नहीं मिला, इक्विटी वालों को क्या मिलना? कुछ भी नहीं। क्योंकि इक्विटी वाले तो इनके बाद बैठे। और आजकल इक्विटी के अंदर भी, अच्छा अगर तुम्हें पूछा जाए हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स। हु आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर्स। हु हैव द वोटिंग राइट्स? इनको थोड़ी देंगे प्रेफरेंस वालों को। किस बात के लिए दे भाई? पैसा पैसा तुम लेगे, डिविडेंड डिविडेंड तुम लेगे। हमारे पास क्या, कम से कम कंपनी चलाने का राइट तो दो। वोटिंग राइट्स तो हमारे पास होंगे, प्रेफरेंस वालों के पास जर्नली। व्हाट आई सेड? जनरली। जनरली मींस आमतौर, आमतौर पे प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट्स। सर बट आपकी वर्डिंग से लग रहा है मतलब खास तौर पे, नॉट आमतौर पे। क्योंकि आपने वर्ड क्या यूज करा? जनरल। मेरी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, मैं लॉ का व्यू पॉइंट दे रहा हूं कि लॉ में समथिंग इज रिटन एंड व्हाट इज नॉट रिटन टू बी ड्रिवन। आपको वो मीनिंग ऑटोमेटिकली साथ में लेना पड़ेगा कि अगर ये बात कह रहा है तो मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है। मैंने क्या बोला कि आम तौर पे प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं, मतलब खास तौर पे होते हैं। हाँ ठीक है, जो जो होंगे वो देखेंगे। बट अगर तुम्हें नॉर्मली पूछा जाए आउट ऑफ दीज टू शेयर हु हैव द राइट टू वोट, हु आर द रियल ओनर्स? इक्विटी। आजकल तो इक्विटी में भी दो आने लगे। इक्विटी में भी दो कौन से आने लगे? वन इज विद यूनिफॉर्म राइट्स। यूनिफॉर्म राइट्स मतलब, हाँ कहिए तो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब यहां पे क्या है? सेम, इक्वल राइट्स। अच्छा इसको ना वर्ड ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। कौन से शेयर्स? आम शेयर सबके पास जो। कई बार तो ना किसी कंपनी में आपको शायद यही वर्ड आ जाए, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जिनके पास। कोई ऑर्डिनरी का मतलब वैसे। अच्छा एक बात बताओ, क्या हर कंपनी में इन दोनों में से कौन सी होगी ही होगी? इक्विटी। प्रेफरेंस होना ना होना कंपनी टू कंपनी क्या करता है? डिपेंड। क्योंकि आर्टिकल्स में होगा, लिखा होगा कि ये प्रेफरेंस इशू कर सकते हैं तो प्रेफरेंस आपको देखने को मिलेगी, अदरवाइज आपको प्रेफरेंस माइट भी किसी कंपनी में देखने को ना मिले। आप तो कहते हो सर आपने बताया था शेयर तो दो तरह के होते हैं, ये तो एक ही तरह है। वो एक मतलब जो बेसिक है वो तो होगा ही होगा, वो कौन है? इक्विटी। प्रेफरेंस डिपेंड्स, होना ना होना। और आजकल इक्विटी के अंदर भी दो तरह के आने लगे, विद ऑर्डिनरी राइट्स। ऑर्डिनरी मतलब यूनिफॉर्म सेम, और एक होते हैं विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इसको वर्ड बोलते हैं हम शॉर्ट वर्ड डीवीआर, डिफरेंशियल राइट्स वाली इक्विटी। जैसे वोटिंग को लेकर, जैसे मैं छोटे से एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे आम तौर पे जो वर्ड चलता है ना वो क्या चलता है? वन शेयर वन वोट। वन शेयर ये है ऑर्डिनरी, सबके पास सेम। जितने आपके पास शेयर उतनी वोट, जितने आपके पास शेयर उतनी वोट। एक क्लास हमने अलग इशू करी है, ये तो ऑर्डिनरी वाले। एक क्लास हमने अलग इशू करी है जिनमें हमने राइट्स क्या रखे हैं? डिफरेंट, नॉट इक्वल। क्या रखे हैं? 10 शेयर 1 वोट। 10 शेयर, अगर तेरे पास 100 शेयर है, ऑर्डिनरी वाले में 100 वोट है, इधर वाले में 10 वोट है, क्योंकि 10 शेयर इज इक्वल्स टू। एंड उसके बदले में इनको डिविडेंड देंगे 10%, आपको डिविडेंड देंगे 12%। देर इज अ डिफरेंस, एंड व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द राइट्स दे आर कॉल्ड एज इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट्स। क्लियर? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट तो अभी जस्ट लॉन्चिंग है, फाउंडेशन पे भी नहीं ये वर्ड। ये इंटर लेवल पे आपको प्रॉपर डेकोरम आएगा। डीवीआर इशू करने के लिए सेक्शन क्या कहता है, क्या क्या पावर्स हैं, कैसे करना है, दैट इज नाउ। इसके ऊपर अगर चलते हो, लो तुम्हारा +2 का कॉन्सेप्ट। सर हमने शेयर कैपिटल पढ़ी है, बैलेंस शीट भी आप लोग बना चुके हो, और आजकल तो वैसे भी शेयर कैपिटल ही यहां पे शुरू करके बैठे हो।
कैपिटल कितनी तरह की होती है जी? 5। नंबर वन इज ऑथराइज्ड, जिसको आप क्या बोलते हो? नॉमिनल। एक और नाम रजिस्टर्ड। यही मिलेगा, मैं तो अगला टॉपिक ही करवा रहा हूं। आप जब चलने लगेंगे, 1 to 1 बुक से वर्ड पढ़ोगे, आधा कंटेंट आपका क्लियर होगा। सो मेरी बातों को सिर्फ सुनने के पॉइंट से टेकअप मत करना, मैं बातों बातों में ही कंटेंट करवा दूंगा। मेरा कुछ नहीं पता लगता रिगार्डिंग दैट। अब पहले के पैटर्न पढ़ने के कुछ और थे, पढ़ाने के भी कुछ और थे, यहां टीचिंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। अब वर्ड टू वर्ड अगर आप मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से, कंटेंट ही चल रहा है सारा। हाँ ठीक है, थोड़ा और डीपली चलेंगे, बेसिक्स तो मैंने करवा दिए। 5 तरह की कैपिटल। नंबर वन इज नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब ऑथराइज्ड, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रजिस्टर्ड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड? इट इज रजिस्टर्ड विद आर्म्स वाया मेमोरेंडम। वो मेमोरेंडम में क्लॉजेस थे ना, क्लॉजेस में सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल। कैपिटल क्लॉज एक शॉर्ट वर्ड बोलते हैं। तेरा कहाँ गया ये मेमोरेंडम? ये रहा ना मेमोरेंडम में एक शॉर्ट वर्ड, नसोल का शॉर्ट वर्ड। जो आप क्लॉजेस की बात करें, थोड़ा प्रोनाउंस करना। एन फॉर नेम क्लॉज, एस फॉर सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन मींस जगह, कहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, किस स्टेट में आपका ऑफिस होगा, दैट इज सिचुएशन क्लॉज। क्लियर? ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का पर्पस। एंड एल स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी क्लॉज। कंपनी के केस में वन ऑफ द पॉइंट, क्या मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड? यू हैव टू स्टेट। भाई अनलिमिटेड कंपनीज भी होती हैं, ये मत कहते ना कि कंपनी होती ही लिमिटेड है। होने को अनलिमिटेड कंपनी भी बना सकते हो, पर बात है कि बनाएगा कौन? अगर अनलिमिटेड ही करना था फिर तो पार्टनरशिप ही ठीक थी, सोल प्रोप्राइटरी ठीक थी। बट सर मना कुछ नहीं है, देखो आप ऐसे ही कह दें, गलत कह दें। लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड। अच्छा, लिमिटेड के केस में भी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। यू हैव टू एक्सप्लेन, मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा कि जी हमारे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स। छोटा सा पॉइंट, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है? सर मेरे पास कंपनी के 5,000 शेयर हैं, 10 रुपए का शेयर, 12 रुपए का कंपनी लगा रही है। पहली बात, 10 वाला 12 क्यों? प्रीमियम। क्लियर? पे आउट करना पड़ेगा, कंपनी की इच्छा। पर पॉइंट ये है, अच्छा क्या जरूरी कि कंपनी 12 रुपए एक बार में मंगवाए? क्या मंगवा सकती है? मंगवा सकती है 12 के 12 आज? या जरूरी है कि ये पास स्टेज वाइज ही बांटेंगे? मंगवा सकते हैं। मेरे चाहे तो एप्लीकेशन मनी पे सारे पैसे मंगवा ले, इकट्ठे पैसे दे दे। आप कह रहे हो स्टेज वाइज मंगाना है, तेरी इच्छा। स्टेजेस में अगर बात करें, नंबर वन स्टेज एप्लीकेशन, नंबर टू स्टेज, नंबर थ्री कॉल। कॉल कॉल कितनी होती है? दो। फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल। इट कैन बी वन, इट कैन बी मैक्सिमम टू, बट इससे बियॉन्ड नहीं जाए। अब पॉइंट ये है, अगर मैं 12 रुपए के हिसाब से लगाऊं, 5,000 शेयर हैं, मैंने कंपनी को जी कितने पैसे देने हैं? 60,000। मेरे से आज ले लो, किस्तों में ले लो, जब मर्जी ले लो, पर कान खोल के सुन लो, दूंगा तो कितने? 60। मुझे नहीं पता तुम्हारी कंपनी ने लोगों का 50 लाख देना है, मैं कह रहा हूं 5 करोड़ देना है, 50 करोड़ देना है, मेरे को मतलब नहीं। मेरे को मतलब क्या है, मेरी लायबिलिटी क्या बताई गई थी? लिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर्स, जितने की शेयर कैपिटल मेरे पास है, मैं मैक्सिमम उतने के लिए ही क्या रहूंगा? लाइब। कहते हो बट कंपनी ने लोगों का 50 लाख देना है। मैं कंपनी ने देना है, मैं थोड़ी देना है। मैं मुझे तो बताया गया था कि देयर इज अ यहाँ पे एक वर्ड, कॉर्पोरेट व्हील। देयर इज अ कॉर्पोरेट व्हील मींस एक पर्दा, जो ये कह रहा है कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है। मेरे को नहीं पता कंपनी ने लोगों का 5 करोड़ क्यों ना देना हो, 50 करोड़ क्यों ना देना हो, किसने देना है? कंपनी ने देना है, मैंने थोड़ी देना है। मुझे तो इतना पता है कि मेरे पास कंपनी के शेयर कितने हैं? 60,000 के हैं। आप 60,000 आज बोलो, आज इकट्ठा ले लो, किस्तों में लेना है किस्तों में ले लो, पर एक बात सुन लो, दूंगा तो कितने? 7। पर तभी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। अगर मान लो कहते जी और कंपनी के फंड्स खत्म हो गए, कंपनी की एसेट्स इनसफिशिएंट है, मैं तो होगी होंगी, फिर मेरे तो क्या देख रहे? कहते नहीं, वो घर से, कौन सा घर से? पापा को नहीं लेके आएंगे। पार्टनरशिप फर्म थोड़ी है जो जहां पे लायबिलिटी क्या होगी? यहां नहीं है। पहले कहा गया था, मेमोरेंडम पढ़ लो अपना जाके, मेमोरेंडम के
लायबिलिटी क्लॉज में पहले लिखा हुआ था कि आपकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। नो केयर्स, मुझे मतलब द थ्री मैजिकल वर्ड्स आई डोंट केयर। ठीक, सिंपल पॉइंट। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट, ये जो कॉर्पोरेट व्हील आपको क्या बता रही है, क्या कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स, कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स। क्या आप लोगों ने अकाउंटिंग में एक वर्ड सुना होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, जो ना मुझे सोल प्रोप्राइटरी में देखने को मिली, जो ना मुझे पार्टनरशिप में देखने को मिली, जो कहां देखने को मिलेगी, कंपनी। कंपनी बनते ही डे वन से कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है। कंपनी अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोले, कंपनी अपने नाम पे एसेट परचेज करे, कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करे, कंपनी किसी को स्यू करे, कोई कंपनी को स्यू करे, मेंबर से को मतलब नहीं। देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वी बोथ आर डिस्टिंक्ट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। और आपने अगर कभी वर्ड सुना हो, कंपनी के केस में एक ना पर्सनल अकाउंट पढ़ते थे +1 में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में ही आप लोग वर्ड पढ़ते थे 3 तरह के। नंबर 1 इज नेचुरल पर्सन, लाइक वी पीपल। नंबर 2 इज आर्टिफिशियल पर्सन। अब कंपनी अपने आप में क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। सर, आपने कहा जैसे एक्स लिमिटेड बनाई गई, एक्स लिमिटेड नेचुरली नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बट इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ इसको पर्सन की डेफिनेशन में कवर किया गया। हम माना ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, बट मैं ये कह दूं क्या ये फिक्टिशियस है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों सर, कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, काम कर रही है सर, अपने डेट्स ड्यू कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, सब कुछ कंपनी के नाम पे चल रहा है। बस फर्क ये है, हम ह्यूमन बींग्स नेचुरली क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, आर्टिफिशियली क्या करती है, एग्जिस्ट करती। अगर एग्जिस्ट ना करती होती, सरकार कंपनियों से टैक्स क्यों लेती है, फिर तब भी माफ कर दिया करो। तब तो माफ करते नहीं, तब तो कह रहे हो नहीं जी, क्यों, कंपनी को डे वन से जो फीचर्स फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, नंबर 1 इज सेपरेट लीगल एंटिटी, पैदा होते ही कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है। नेक्स्ट नंबर 2 वर्ड इज परपेचुअल, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मींस लगातार, कॉन्टिन्यूस। अब कल को जैसे सोल प्रोप्राइटरी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, सिंगल पर्सन, कोई बेचारा गड्डी चढ़ गया, इन दैट केस सारा बिजनेस गया, सारा काम ही खत्म हो गया। क्यों, परपेचुअल सक्सेशन है ही नहीं, ऊपर से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, गया काम खत्म। पार्टनरशिप में भी ड्रॉबैक यही है, वहां पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सर, जहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है उन केस में परपेचुअल सक्सेस, परपेचुअल कॉन्टिन्यूसली। अब एक बार बताओ, कंपनी एक बार बन गई, और कंपनी को एक बार बनाने के लिए द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा बिजनेस स्टडी में अगर पढ़ाओ, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी में मैक्स मिनिमम 7। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 200, कितने, वो पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। एंड पब्लिक कंपनी में तो सर अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं। अब आप ये बताओ, 7 मेंबर्स मिलकर या आप लोग मिलकर एक पब्लिक कंपनी बना लेते हैं, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स। अब मेंबर्स का आना जाना, कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंट होना, इनकेपेसिटी होना, डेथ होना, कुछ भी होना, डजेंट मेक डिफरेंस ऑन द कंपनी। कंपनी के सर पे कोई असर नहीं है, कंपनी अपनी कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी। बस वो मिनिमम वाली जो रिक्वायरमेंट है ना, वो ऑल टाइम क्या रहे, पूरी रहे। बट कंपनी को कोई मतलब नहीं, किसी मेंबर की डेथ हो गई, इनकेपेसिटी हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, फलाना हो गया, जो मर्जी हो जाए, अपने को लिटरली कोई फर्क नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज परपेचुअल सक्सेशन, कि सर ये तो कॉन्टिन्यूसली रहेगी, इसका सक्सेशन आगे से आगे से आगे से आगे टेकअप चलता रहेगा, ये नहीं बंद होने वाली अंटिल इट इज डिसॉल्व्ड बाय लॉ। इसको पैदा करने वाला भी कौन है, लॉ। खत्म भी कौन करेगा, इट्स मियर क्रिएशन ऑफ लॉ। सो अल्टीमेटली इसकी बनावट भी बाय लॉ है, इसको खत्म भी बाय लॉ किया जाएगा। एंड लायबिलिटी यहां पे क्या होगी, लिमिटेड, और इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सो ये तो चलो अपनी बात इस लेवल पे हो गई। जैसे इनकॉर्पोरेशन को लेकर आप बात क्या करेंगे, सर इनकॉर्पोरेशन में
अगर आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है विद द मेन थिंग इज व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नीडेड। जैसे कल को क्लाइंट भी आपका आपसे पहला सवाल यही पूछेगा, एक कंपनी बनानी थी जी, बताइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। देन आप एज पर सेक्शंस कि जी एक तो पहले आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे, वन इज मेमोरेंडम एंड सेकंड इज आर्टिकल्स। एंड यू पीपल हेल्प। अगर तुझे लग रहा है कि क्लाइंट ये सब कुछ बना के लेके आएगा, इतना पढ़ा लिखा होता तेरे पास आता। अपने पास अगला क्यों अप्रोच कर रहा है? बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट। उनको एक चीज समझ आती है, धंधा। हमें समझ आता है कंप्लायंस। और हम दोनों के बिना काम पूरा नहीं होगा। आप ये मानो प्रोप्राइटरी में तो ना, वैसे तो आजकल उसमें भी, जैसे ही कोई बंदा ये कहता है ना कि मेरा नया बिजनेस क्या करना है, सेटअप करना है, हर बंदा पहले कोई आसपास भी होगा ना, एक काम कर, सीए से सलाह ले ले। हर बंदा आज की डेट में तो ये वर्ड आ चुका। पहले तो बंदे माने मोटे थोड़े एक्सपीरियंस भी होते हैं ना, वो तो चलो संभाल लेते हैं। अननोन पर्सन विदाउट सीए, हमारे पास रैंडम कॉल्स आती हैं। हम फुल टाइम चलो इस प्रोफेशन में आ चुके, टीचिंग प्रोफेशन में आ चुके, मैंने कुछ टाइम पहले काम भी करा है, नॉर्मली चलता था। वो सर आपसे मिलना था जी। मैं क्यों? पहले तो बता दे काम क्या है? वो एक कुछ नया बिजनेस सेटअप सा करना था जी, आपकी सलाह लेनी थी कैसे करें, कोई फर्म बनाएं, कंपनी बनाएं, कैसे काम करें, टैक्सेशन का क्या फर्क है जी दोनों तीनों में, तो मतलब अपन फिर डे वन से वैसे ही काम कर लेंगे। फिर अपन कहते हैं हाँ क्लाइंट है, नया क्लाइंट है, कोई बुला लो। अब बैठते हैं, हाँ जी हाँ, अब बताओ आपका काम क्या है। अच्छा, फिर सलाह होती है आपके अकॉर्डिंग, आप क्या चाहते हो जी, मतलब किस तरह का काम है, किस लेवल का काम करना है, कितनी कैपिटल इन्वॉल्वमेंट होगी, इंप्लॉयज होंगे या नहीं होंगे, या आप अपने लेवल पे ट्रेडिंग करोगे, सर्विस है, गुड्स है, क्या है। आप जैसे जैसे मुझे बताते रहेंगे, बेस्ड ऑन दैट मेरी फिल्टरिंग होती रहेगी सर। आई थिंक सो आपको फिर अगर बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस में नहीं पड़ना, एंड प्लस लिमिटेड लाइबिलिटी भी इंजॉय करनी है, आई थिंक सो आपको एलएलपी बना लेनी चाहिए। और टैक्स पॉइंट से भी कोई फर्क नहीं है सर। टैक्स पॉइंट से भी आप सिंपल पार्टनरशिप बनाओगे, उल्टा अनलिमिटेड लाइबिलिटी में रहोगे। बस थोड़े से कंप्लायंस अगर एक्स्ट्रा कर लोगे, टैक्स वही सेम पड़ना है, 30% उसके ऊपर है, 30% इसके ऊपर है। सर आई थिंक सो आपको एलएलपी बना लेनी चाहिए। मेरा काम कल्ला कंप्लायंस करवाना नहीं है, कंसल्टेशन भी है, एडवाइजरी भी है, इनको सही सलाह देना कि भाई तुम्हारे केस में ये सूटेबल, ये चीज होनी चाहिए, दैट इज। एंड जब ये डॉक्यूमेंट्स आप उनको बताएंगे, फाइल करेंगे विद द रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार आपको क्या इशू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ क्या? इनकॉर्पोरेशन। और फॉर द इजी फाइलिंग इन्होंने मतलब एक वर्ड लिखा है, स्पाइस। वैसे आजकल स्पाइस प्लस हो गया, मे भी आगे जाके चेंज करवा दे। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, शॉर्ट वर्ड है स्पाइस। क्लियर कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म फाइल करना है। अगर मैं कह दूं आज की डेट में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, आप कौन से दफ्तर में होती है जी, कौन से ऑफिस में होती है, हमें खुद नहीं पता। क्यों? फिजिकली कहीं जाना ही नहीं। फिजिकली कहीं नहीं जाना, बैठे बिठाए एमसीए की साइट पे जाओ, लॉगिन आईडी बनाओ, एंड ऑटोमेटिकली अप्लाई करो। सब कुछ कम्युनिकेशन क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉनिकली। कम से कम मौज है। हमें आज तक नहीं पता कि हम जो अप्लाई करते हैं कंपनीज के लिए, वो कहाँ जाती है एप्लीकेशन, किसके पास जाती है, पता ही नहीं। क्यों? हमें मतलब ही क्या, डॉक्यूमेंट सही अप्लाई करे हैं, रिगार्डिंग दैट अपने आप एप्लीकेशन जाएगी। मेरे डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी तो मेल आ जाएगी, नहीं होगी सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। इतना सा काम है। सो इन्होंने काफी प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया। बट बात यह है कि इनका ना इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अपडेटेड नहीं है। जो वेबसाइट्स इनकी क्रैश कर जाती हैं या लास्ट डेट्स में आके, बिकॉज सिंपल सी बात है, इंडिया इज अ लास्ट मिनट ऐप। ब्लिंकिट करता ना, ये लास्ट मिनट ऐप। उनका लोगो ना, मुझे टैगलाइन बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सही चुन के टैगलाइन लिए। ये होता है दिमाग मार्केटिंग का। वो एडवर्टीजमेंट भी, जितनी एडवर्टीजमेंट देखो, जैसे ही कहीं नीड होती है ना लास्ट मिनट, उसी टाइम ब्लिंकिट। क्यों? पता है इंडिया कभी फ्रंट एंड पे काम तो कर नहीं सकता कि पहले एडवांस में करके रख ले, हमेशा लास्ट में। अब हमारे जितनी रिटर्न्स हैं, क्लाइंट को जितने मर्जी रिमाइंडर भेज लो, 31 जुलाई लास्ट डेट है जी, 31 जुलाई, हाँ कहते हैं हाँ 31 जुलाई लास्ट डेट है, लास्ट डेट को आएंगे। ये नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा था 31 जुलाई को आना है, चलो पहले करवा लो। ना जी, बिल्कुल लास्ट में। एंड एट दैट टाइम सारे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इतना ज्यादा बर्डन उसके ऊपर चला जाता है, वेबसाइट के ऊपर, वो कई बार क्रैश कर जाती, फिर नेचुरली फिर दिक्कत आती। तो ये चीजें मतलब ना थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इनको, बाकी कर रही है गवर्नमेंट डे बाय डे।
जीएसटी का पोर्टल है, आजकल सारा ही ऑनलाइन हो गया ना, इनकम टैक्स का पोर्टल है। बट अब तो इनकम टैक्स की साइट काफी कांस्टेंट है, काफी। 2-3 साल से तो कोई दिक्कत अभी आई नहीं। पहले बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा। लास्ट डेटों में रिटर्न्स अपलोड हो रही है, पागलों की तरह चल रहे हैं, धड़ा अपलोड अपलोड अपलोड। टैक्स फाइल करवा रहे हैं, कुछ और करवा रहे हैं। जिसका नहीं बना उसको भी करवा दिया, देखी गई, पता ही नहीं लग रहा। ऑडिट केस हैं, दे अपलोड पे अपलोड। क्योंकि एकदम से प्रेशर आता है ना। यही चीज क्लाइंट समझता नहीं है कि क्यों नहीं आप हमारी सर्विसेज का फायदा बिफोर टाइम लेते। अब लास्ट मिनट पे पर्टिकुलरली मैं भी कितना ध्यान दे दूंगा। फिर बाद में क्लाइंट पता क्या है, 1 मिनट से पहले एलिगेशन तैयार रखते हैं। सीए साहब मैंने तो 30 तारीख को बता दिया था आपको। मैं कहा बहुत जल्दी बता दिया। हमारे पास एट दैट टाइम इतना टाइम है कि तेरे लिए मैं पर्सनल केयर करूं। नोटिस आ गया हम पहले रिमाइंडर देते जी, कल को अगर कोई गलती हुई हमारे पे ना आना। हम जैसे अपना मेल बनाते हैं ना, कई बार मान लो क्लाइंट से डाटा मंगवाने के लिए, 15 तारीख तक डाटा आ गया तो आ गया, नहीं आया बेस्ड ऑन द टाइम, होगा तो भर देंगे, नहीं होगा तो ना से। तो वो बंदे बन के आते, तो वो पहली बार खड़े होते। और जो सही जेन्युइन क्लाइंट है ना, वो लास्ट डेट्स में आते ही नहीं। वो अपना कंप्लायंस हमेशा टाइम से पहले, जब पता है करना ही करना है यार, क्या ट्राई मार रहे हैं पर्टिकुलरली कि देख लें शायद इस बार टैक्स माफ कर दे वो। पता है जो लेना है देना है पढ़ना है, दे के साइड पे करो। कई आते हैं पहले ही, खुद ही कॉल आ जाएगी जून मंथ में ही। जून मंथ सर फॉर्म्स रिलीज हो गए, अगर रिलीज हो गए तो बताइए अपन टैक्स फाइलिंग कब करनी है। चलो बढ़िया, उस टाइम तो देखो, उस टाइम अपन भी फ्री हैं। अब प्रॉपर वैसे अगले की पूरी इवेल्युएशन करेंगे, सारा सिस्टम देखेंगे और टैक्स फाइलिंग भी अच्छी होगी। ये चीज। सो ये थिंग्स मतलब अपन इस टॉपिक में डील करेंगे रिगार्डिंग द कंपनीज एक्ट को लेकर। अब नेक्स्ट वन जो कल हमारी कहानी होगी दैट इज फाइनली, पता नहीं क्यों नहीं चैप्टर नहीं हमारा बढ़ा जा रहा, बातें ऐसी हो जाती हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। बट मैंने काफी कंटेंट, जो मेरे पूरे ओवरऑल थीम का पार्ट था, कंपनीज एक्ट का पार्ट था, वो मैंने आप लोगों का कवर अप कर ली। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट। एंड सॉरी वन थिंग प्लीज, वन थिंग,